तो वेलकम है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन, ठीक है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब यार इतना लंबा नाम है ना। इसका हिंदी नाम है वैश्विक नागरिक शिक्षा और सतत विकास शिक्षा, ठीक है दोस्तों। सेमेस्टर 2 के तहत यह एक कंपलसरी पेपर रखा गया है बीए बीकॉम बीएससी सभी के लिए, ठीक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो सब के लिए। अब चलिए देखते हैं। इसके अभी तक हमने 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यह हमारा 8वां वीडियो है, ठीक है। और इसमें हम लोग आज 2 गो यूनिट के ऊपर बात करेंगे। पहला है ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ह्यूमन राइट्स एजुकेशन यानी कि मानव अधिकार का शिक्षा जानना है आपको। स्पेशल रेफरेंस टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, यहाँ पे कम लिखा एक्ट 1943, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 1943 अधिनियम के तहत किन किन बातों को आपको पढ़ना है। अगर आपके पास कॉपी पेन होगा, कलम कॉपी है ना? नहीं जी, हैं नहीं है तो कोई बात नहीं, नोट कर लीजिएगा बाद में, फिलहाल देख लीजिए। और अगर आपकी कॉपी पेन है तो नोट करते जाइएगा जिसको आप नहीं सकिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मैं केवल हिंदी में ही पढ़ूंगा, एक एक पढ़ लेता हूँ यार। निम्नलिखित में से कौन मानव के अधिकारों का पहला चरित्र है, ठीक है। इंग्लिश में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ह्यूमंस राइट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मानव के चरित्र का पहला मानव के अधिकारों का पहला चरित्र क्या है? राइट आंसर हो जाएगा द साइरस सिलेंडर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो दोस्तों यह बहुत सारे सम्मेलन हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है आपका भूमिका निभाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। यह 192 सदस्य देशों का समूह है, ठीक है। 193 हो गया है वर्तमान में। और इसमें जो है इन सभी कंट्रीज जितने भी देश हैं सब मिलके इसका योगदान देते हैं, ठीक है। और इसके हेड हैं अभी एंटोनियो गुटेरस। यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ऐतिहासिक दस्तावेज को किसने अपनाया, ठीक है। दोस्तों इसको अपनाया है यूएनओ ने। यूएनओ फुल फॉर्म जानते हैं? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है जी यूएनओ का? तो न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ा शहर है। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। जैसे भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है लेकिन राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। चलिए, तो यूएनओ दोस्तों ऐतिहासिक दस्तावेज किसने अपनाया है? यूएनओ ने, यूएनओ चार्टर्ड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूएनओ चार्टर्ड क्या है समझते हैं? जैसे भारत का संविधान है वैसे यूएनओ के संविधान को यूएनओ चार्टर्ड कहा जाता है, ठीक है। अगला है यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब अपनाई गई, ठीक है। दोस्तों यह जो अपनाई गई है 10 दिसंबर 1948, इसीलिए हम लोग 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है। 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को अपनाया गया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रीयता का अधिकार व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रीयता का अधिकार व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है? तो इसे नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 15, ठीक है, अनुच्छेद 15। और यह यूएनओ चार्टर्ड यानी कि यूएनओ के संविधान में लिखा गया है। अगला है, मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। यूएनओ में जो मानव अधिकार बनाया गया 10 दिसंबर 1948 को, उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? इंग्लिश में चेयरमैन बोला जाता है और हिंदी में बोला जाता है अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष सुनने में लगता है कि यार सिंपल से पोस्ट है, और जब बोलता है चेयरमैन, करे बाप रे चेयरमैन है ठीक है। तो इनका नाम था एलेनोर रूजवेल्ट, ठीक है। शॉर्ट में आप नाम रखिए
ई रूजवेल्ट। और भारत में भी मानवाधिकार आयोग है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किसकी अध्यक्षता में अपनाई गई। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किसकी अध्यक्षता में अपनाई गई दोस्तों? ई रूजवेल्ट की अध्यक्षता में अपनाई गई थी। ठीक है, और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि इसमें भाग लेते थे। जवाहरलाल नेहरू की एक अच्छी खासियत थी कि वे जो है इंटरनेशनल लेवल पे अपनी छवि को, अपना इमेज बहुत अच्छा बनाए रखे थे इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, यूएनओ की बात करें, चाहे आप सार्क की बात करें, सार्क के टाइम तो वो नहीं थे, लेकिन यूएनओ के टाइम पे ये बहुत अच्छा काम किए थे। अगला है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा लागू होती है। ठीक है, तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस पे लागू होती है दोस्तों? प्रत्येक व्यक्ति जो विश्व का नागरिक है, प्रत्येक व्यक्ति धर्म, नस्ल, ठीक है, मतलब जाति, लिंग, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना हर सभी पे लागू होती है। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल पर्सन रिगार्डिंग रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रेस मतलब होता है जाति, ठीक है, जिसको नस्ल बोला जाता है। ठीक है, ये नस्ल थोड़ा ख़राब वर्ड लगता है सुनने में, जेंडर और कल्चर बैकग्राउंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नोट करते जाइएगा, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं ना जो फर्स्ट टाइम पढ़िएगा। मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ा हूँ यार बहुत सारे वर्ड को। अरे भाई यार अचानक पैर से ना चुभने लगता है कभी कभी। चलिए, क्वेश्चन है मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा किस वर्षगांठ पर सभी मानव अधिकार का नारा अपनाया गया। ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा किस वर्षगांठ पर सभी के लिए मानव अधिकार का नारा अपनाया गया? तो दोस्तों 50वीं वर्षगांठ, मतलब कि 1948, 10 दिसंबर 1948 को स्थापना हुआ, उसके 50 वर्ष बाद। ठीक है, 1948 के 50 वर्ष बाद, तो जोड़ लीजिए 50 वर्ष बाद कब? 8, 5, 4, 9, यानी कि 1998 को यह अपनाया गया। ठीक है, सभी के लिए मानव अधिकार का नारा अपनाया गया कब? 1998 में, 50वीं वर्षगांठ में। अगला है हमारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है, इसमें टोटल जो अनुच्छेदों की संख्या है 30 है। ठीक है, देखिए आप लोग अगर डायरेक्ट लिखिएगा कि कितने अनुच्छेद हैं 30, तो उतना जल्दी याद नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ पे लिखिएगा कि आंसर में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद में कुल 30 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। ठीक है, जो कि सभी के लिए, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा ना तो आपको जल्दी याद होगा। अगला है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा पारित की गई? ठीक है दोस्तों, 1959 ईस्वी में बाल अधिकारों की घोषणा पारित की गई, और इसके लिए फिर से एक नया संगठन भी बनाया गया जिसको यूनिसेफ के नाम से जाना गया। उसके बारे में भी बात करेंगे, यूनिसेफ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस देश ने मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा को अपनाया है? ठीक है, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा को अपनाया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। और फ्रांस ही एक ऐसा देश था जो सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था अपने राज्य में। ठीक है, अपने देश में जीएसटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अभी हम लोगों ने बात किया था 10 दिसंबर आ गया। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा भारत में NHRC, ठीक है, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? अभी मैंने बताया था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में भी है। ठीक है, और इसके भी चेयरमैन होते हैं, मैं अभी भूल रहा हूँ, कोई लेडीज़, क्या है जो नाम है, चलिए याद नहीं आ रहा है, मैं बहुत दिन पहले पढ़ा था। और 1993 में इसकी स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेशनल हेल्थ
राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सॉरी हेल्थ बोल दिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए आ गया, अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मुझे भी याद रखना की जरूरत पड़ेगा यार इसको, अरुण कुमार मिश्रा, क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा और आप लोगों के एकेडमिक एग्जाम में। चलिए अगला है मानव अधिकार और अमानवीय गलतियाँ पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, एक बुक है, इसको हिंदी में अच्छा नहीं लगेगा, इंग्लिश में पढ़िए, ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स। ठीक है, तो इस पुस्तक को, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? इसके ऑथर हैं वी आर कृष्ण अय्यर। ठीक है, वी आर कृष्ण अय्यर, यानी कि ये व्यक्ति जो है साउथ इंडियन है, नाम से पता चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ है? मतलब कि डायरेक्ट हम लोग बोल देते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? तो बचपन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, जो कि नीदरलैंड का एक शहर है। ठीक है, नीदरलैंड नाम सुने हैं ना, नीदरलैंड का एक शहर है हेग, द हेग बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में हेग, वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और यह यूएनओ का एक अंग है दोस्तों। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। क्वेश्चन है, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ, संयुक्त राष्ट्र महासभा, महासंकल्प, यहाँ पे डायरेक्टली बोलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1946 में। इसको अपनाया कब गया? 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। ठीक है, 1948 यार। और भारत में कब हुआ? 1993 में। कौन है अभी अध्यक्ष? अरुण कुमार मिश्रा जी, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सभी समूहों के लोगों को, सभी समूहों के लोगों को मतदान यानी कि वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन है? ठीक है, चाहे आप कोई भी समूह के लोग हों, मतलब एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, इस तरह से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, मेल हो फीमेल हो, तो सभी समूह के लोगों को अधिकार देने वाला जो देश है पहला है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, कौन है? न्यूजीलैंड। भारत की बात करें तो भारत में शुरू से ही यहाँ पे हर कोई आदमी वोट दे रहा है, चाहे आप अमीर हो गरीब हो, जब से भारत आज़ाद हुआ तब से। नेक्स्ट है हमारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन के स्वयंसेवकों ने अभियान चलाया। कौन सा अभियान चलाया दोस्तों? पूरी दुनिया में मानव अधिकार का अभियान चलाया। ठीक है, ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये अभियान किसने चलाया? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एक संगठन है जो कि महिला और बच्चों की विशेष रूप से सुरक्षा के लिए बनाया गया है, महिला और बच्चों की देखभाल के लिए। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दूसरी पीढ़ी के अधिकार का उदाहरण है? ठीक है, तो दूसरी पीढ़ी के अधिकार का उदाहरण कौन सा है? आपका एजुकेशन और केवल एजुकेशन है ना? एक मिनट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आंदोलन की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, एसोसिएशन असेंबली, एजुकेशन। दोस्तों स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार दोनों होगा यहाँ पे। ठीक है, केवल यहाँ पे आप लोग नोट करके लिख दीजिएगा, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, स्वास्थ्य भी चाहिए और शिक्षा भी चाहिए। दूसरी पीढ़ी के अधिकार का उदाहरण क्या है? स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार, केवल यहाँ पे शिक्षा का अधिकार लिखा गया है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकार की अवधारणा का परिचय किसने दिया? ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी के जो दिए हैं ये आपका ग्लोबल लेवल पे यानी कि वैश्विक लेवल पे कारेल वसाका, कारेल वसाक या वसाका, जो बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भेदभाव की रोकथाम। ठीक है, जो भेदभाव होता है ना, छुआछूत, कह रहे यार तुम दूसरा कास्ट का है नहीं, भेदभाव की रोकथाम और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या बहुत कम है, जिस जाति की या जिस जनजाति की जनसंख्या बहुत कम है उसको बोलते हैं अल्पसंख्यक। ठीक है,
तो भेदभाव की रोकथाम और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र उप आयोग की स्थापना 1947 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो किस में की गई थी, किस अधिकार में, तो यह मानव अधिकार के तहत की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अल्पसंख्यक जाति का आप नाम जानते हैं एक दो, जैसे मैं बता देता हूँ। अगर आपने असुर जनजाति का नाम सुना होगा तो वो एक अल्पसंख्यक जनजाति है। ठीक है, नागा जनजाति नाम सुने हैं, नागालैंड में पाया जाता है। असुर झारखंड में, नागा आपका नागालैंड में। इन सब अल्पसंख्यक हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है, अगला है आपका ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा चुने जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट का, जो आप मान लीजिए इंटरनेशनल कोर्ट है द हेग में, वहाँ पे जो जज बनेगा तो उसको कौन चुनेगा। ठीक है, सपोज दैट आप जज बनने वाले हैं, आप ही को मैं जज बना देता हूँ। ठीक है, तो आप जज बनिएगा तो आपको कौन चुनेगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, द UN सिक्योरिटी काउंसिल एंड द UN जनरल असेंबली, इन दोनों मिल के जो है आपको चुनेगा। ठीक है, और ऐसा ऐसा ही हौसला रखिए कि यार अगर लाइफ में अगर अवसर मिला तो ज़रूर UNO का आपको जज बनना है। ठीक है आप जज बन जाइएगा, हम चेयरमैन बन जाएंगे और मैं आपको चुनूँगा। देखिए, हौसला रखिए बड़ा बड़ा, और काम छोटा छोटा स्टेप लीजिए और उसको पूरा कीजिए। ठीक है, लाइफ में जीवन भर बुढ़ांती समय तक दोस्तों मेहनत कीजिएगा ना तो बहुत ऊंचाई तक जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, लाइफ टाइम आपको मेहनत करते रहना है, काम करते रहना है। ये नहीं कि सरकारी नौकरी के पीछे लग गए, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आगे बढ़िए यार, बहुत सारा चीज़ है। क्या मानव अधिकार सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है। ठीक है, क्या मानव अधिकार सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है। हाँ दोस्तों, यह जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि मानव अधिकार जो है सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है। ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर कर दीजिएगा हाँ। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा, क्या मानव अधिकार शिक्षा प्रासंगिक है। ठीक है, तो क्या जो है सही है, बिल्कुल रिलेवेंट है, यह सभी मनुष्यों के लिए प्रासंगिक है, यानी कि सभी के लिए यह अच्छा है। ठीक है, लाभकारी है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं ह्यूमन राइट्स के। अब है हमारा नेक्स्ट यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीस। पीस मतलब होता है क्या, पीस मुर्गा का पीस नहीं यार, मछली का पीस नहीं नहीं, पीस मतलब होता है शांति। ठीक है, शांति का सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, शांति का सिद्धांत और सुरक्षा। ठीक है, स्पेशल रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड, यानी कि चार्टर्ड मैंने बताया था अभी, संविधान, संयुक्त राष्ट्र का जो संविधान है उसके विशेष संदर्भ में। ठीक है, देखिए मुझे उतना इंग्लिश नहीं आता है भाई, चलिए जितना भी आता है आप लोगों को उससे काम चल जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, इसके तहत में आप लोग नोट कर लीजिएगा हेडिंग। हेडिंग क्या बनेगा, इंग्लिश लिख लीजिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, स्पेशल रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन, और हिंदी में लिखिएगा कि शांति और सुरक्षा का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संविधान के विशेष संदर्भ में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संविधान के विशेष संदर्भ में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है इसके तहत कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मुख्य शक्तियाँ और कर्तव्य क्या हैं। ठीक है, इंग्लिश में है कि व्हाट आर द मेन पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव है, जिसको अभी सपोज दैट मैंने बताया कि सपोज दैट मैं महासचिव बन गया और आप लोगों को मैं जज के थ्रू मैं चुन रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो अभी है ना, अभी कौन संयुक्त राष्ट्र का महासचिव दोस्तों, यह है एंटोनियो गुटेरस। नोट कर लीजिएगा, एंटोनियो गुटेरस, बुजुर्ग आदमी है, एकदम गोरा गोरा है, नाटा नाटा है। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस, यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा रहा है, आप लोग लिख लीजिएगा गुटेरस। ठीक है, पुर्तगाल के हैं और पहले जो थे वह ट्रिगवेली थे। आगे बढ़ते हैं, तो क्या पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मुख्य शक्तियां और कर्तव्य क्या है। पहला है शांति स्थापन गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करना, बिल्कुल ये तो है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि कई अनुसंधान कार्य और प्रबंधन
कार्य करना, बिल्कुल ये भी है इसका। ठीक है। सी नंबर है संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करना, नहीं, ये जो है महासभा का काम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन है। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसके 5 गो अस्थायी सदस्य देश हैं, लेकिन मैं इसमें अगर मुझे अवसर मिला तो मैं इसमें भारत का नाम जोड़ूंगा। ठीक है। इस 5 में से एक भारत का नाम जोड़ूंगा, चाहे इन लोग सपोर्ट करेगा तो ठीक, नहीं तो मैं भारत को यहाँ से जोड़ के ही रहूँगा। अगर जब तक मैं तो ये उम्मीद लेके चला हूँ। फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन। देखिए अब बताइए, हम लोग क्या ये फ्रांस से कम है जी? हैं बताइए। ब्रिटेन से कम है? मान सकते हैं कि हम लोग अभी अमेरिका से थोड़ा सा कम है, चीन से थोड़ा सा कम है। ठीक है। रूस से भी, रूस के बराबर है। ठीक है, या थोड़ा सा कम है। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन से तो कदापि कम नहीं है। इनसे तो जहाँ तक है बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है हर लेवल पे, चाहे आप जनसंख्या की बात करें, चाहे आप इकोनॉमी की बात करें। ठीक है। चाहे आप एरिया की बात करें, लिटरेसी रेट कम है, लेकिन चाहे आप स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो दोस्तों ये 5 जो है अस्थाई सदस्य देश हैं। फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, इसमें हम भारत को जोड़ेंगे। और इसका मुद्दा हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो चाहे सीएम हो, कोई नहीं करता है। इन लोग पढ़ा ही नहीं है इन सब के बारे में, पढ़ेगा तब न जानेगा। चलिए जैसा भी होगा, हम लोगों को हार नहीं मानना है। आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग भी इस तरह से ठान लीजिए कि मुझे भी यूएनओ के कुछ ना कुछ बड़ा करना है। चलिए, शास्त्रीय शांति स्थापना क्या है? ठीक है। व्हाट इज क्लासिकल पीस कीपिंग? ठीक है। तो शास्त्रीय शांति स्थापना है दोस्तों कि शास्त्रीय शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र कमान के तहत संयुक्त राष्ट्र बल की स्थापना शामिल है, जिसे युद्ध विराम के बाद विवाद के पक्षों के बीच रखना। ठीक है। जैसे अभी 2 देशों के बीच युद्ध छिड़ गया, कौन कौन? रसिया और यूक्रेन। उसके बाद फिर आपका इजराइल और हमास के बीच में युद्ध छिड़ गया। तो ऐसा क्या होता है, ऐसे कंडीशन में शास्त्रीय शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र का जो कमान है के तहत संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना करना। ठीक है। बल की स्थापन शामिल में युद्ध विराम के बाद दोनों के पक्षों को सुनना। ठीक है। तो इसके लिए अब कैसे स्थापना कीजिएगा? मान लीजिए ये दोनों के देशों के बीच में झगड़ा हो गया दोस्तों, तो यूएनओ के पास जो है ना एक सेना है। क्या है? सेना। इसको बोलते हैं नाटो। इस सेना का नाम है नाटो। ठीक है। जैसे हम लोग के यहाँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, बहुत सारे हैं ना। तो यहाँ पे एक सेना है नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। ठीक है। जब भी कोई 2 देश आपस में लड़ते हैं तो इनके बीच जो है ये सेना जाती है। लेकिन जब इनका जो है, अब बोलिएगा तो यूक्रेन और जो रसिया के बीच जो वॉर या इसमें काहे नहीं गई भाई दोस्तों? क्योंकि जो है यहाँ पर भी पक्षपात होता है। जी हाँ, रूस इसका अस्थायी सदस्य देश था। ठीक है। अमेरिका के बार बार मना करने के बाद भी यह नहीं माना। अस्थायी सदस्य देश का देख रहे हैं क्या फ़ायदा उठाया इन लोगों ने? बुरा मतलब बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स हर जगह पे है। ठीक है। आप अभी नीचे लेवल पे हैं, धीरे धीरे आइएगा, पता चलेगा। चलिए, और पढ़ते रहिएगा, काम करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी। उम्मीद के हौसलों के साथ। कोई बोले कि क्या काम करना है आपको लाइफ में, तो यह नहीं कि नौकरी करना है, शादी ब्याह करना है, वो तो एक अलग पार्ट ऑफ लाइफ है यार। कोई बड़ा एम लेके चलिए लाइफ में कि मुझे ये चीज़ भारत को दे के जाना है। ठीक है। चलिए, अगला है 1990 के दशक में मध्य में 1990 के दशक के मध्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र किन मुख्य तरीकों में शामिल हुआ? ठीक है दोस्तों, 1990 के दशक में जो है मध्य शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र मुख्य तरीकों में जो शामिल हुआ, उनमें कौन सा है? देखिए ए और बी दोनों है। इसका आंसर मुझे भी नहीं मालूम था। तो ए और बी दोनों, यानी कि 1990 जब हुआ था, ठीक है, उस टाइम शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र
मुख्य तरीके में शामिल था। वे दो तरीके अपनाए थे। पहला है राज्यों के बीच में आक्रामकता का विरोध करके और राज्यों के भीतर विवादों को सुलझाने का प्रयास करके। दूसरा क्या है, तो वैश्विक दक्षिण में सबसे कम विकसित देशों की जीवन स्थितियों में बेहतर बनाकर। अब बोलिएगा 1990 में किन के बीच में युद्ध हुआ था। तो दोस्तों 1990 में जो है शीत युद्ध चल रहा था 1945 से लेकर के 1990 तक। ठीक है, 1945 से 1990 तक शीत युद्ध चला था, कोल्ड वॉर, 45 साल। इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ था, बस ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध होगा। ये भय जो है 45 साल तक चला था। और इस समय जो है पूरी दुनिया तीन भागों में बंट गई थी। एक था अमेरिका के साइड में, ठीक है, एक था रूस के साइड में। उस टाइम रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सोवियत संघ। ये हो गया रसिया के साइड में, एक हो गया अमेरिका के साइड में, और तीसरा था जो था जिसको बोलते हैं, इसका नाम दिया गया था तीसरी दुनिया। इसका नाम था नाम, क्या था? NAM के इसको जाना जाता था। जिसमें अब बोलिएगा भारत किसके साइड में था? दोस्तों ये था भारत नाम के साइड में। नाम मतलब हम किसी के साथ नहीं लड़ेंगे, ना अमेरिका के साथ में रहेंगे ना रूस के साथ में रहेंगे, हम अपना अलग रहेंगे, हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। इसको बोला गया था नॉन एलाइड मूवमेंट। ठीक है, यानी कि हम किसी के साथ में नहीं लड़ेंगे। तो 1990 में जो है यह स्थिति समाप्त हो गई, रूस और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा था आपस में। ठीक है, तो ये समाप्त हो गई, इसी को शीत युद्ध कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने 12th क्लास अच्छे से पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस कभी, तो मालूम होगा, आर्ट्स स्ट्रीम के होंगे तो। अगला है मानव सुरक्षा क्या है? व्हाट इज ह्यूमन सिक्योरिटी? ठीक है, देखिए मानव सुरक्षा क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा लोगों की सुरक्षा, जिसमें उनकी शारीरिक सुरक्षा, उनका आर्थिक और सामाजिक कल्याण, उनकी गरिमा का सम्मान और मानव अधिकारों की सुरक्षा शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि ट्रस्टीशिप काउंसिल के तहत वर्तमान सदस्य कौन है? ट्रस्टीशिप काउंसिल के वर्तमान सदस्य कौन है? ठीक है, हु आर द करेंट मेंबर ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल? तो राइट आंसर कर लीजिएगा सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य। अब किसके सुरक्षा परिषद? तो UNO के सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य। अस्थाई सदस्य कोई गो है? 5 गो, अभी हम लोगों ने बताया है, रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। ठीक है, ये इसके मेंबर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि तथाकथित नील हेलमेट कौन है? ठीक है, हु आर द सो कॉल्ड ब्लू हेलमेट? नील हेलमेट कौन है? देखिए ऑप्शन 1 है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय में सुरक्षा बल। ऑप्शन बी है आपका संयुक्त राष्ट्र शांति सम्मेलन। तो यही है राइट आंसर। ठीक है, पीस कीपिंग फोर्स, इसी को कहा जाता है नीला हेलमेट। ठीक है, क्या कहा जाता है? नीला हेलमेट। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, शांति दूत भी कहा जाता है इसको, हम लोग भारत में बोलते हैं शांति दूत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, व्हाट डज द टर्म पीस मीन? तो दोस्तों शांति का मतलब है शांति, शांति, शांति। शांति का मतलब क्या है कि संघर्ष की अनुपस्थिति और संवाद, समझ, सहयोग का अस्तित्व। मतलब क्या? संघर्ष की अनुपस्थिति। दोस्त शांति का मतलब है, यहाँ पर मैं आदमी की शांति की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं विश्व के शांति की बात कर रहा हूँ, दो देशों की शांति की बात। जब दो देशों के बीच आपस में मनमुटाव हो जाता है तो ये युद्ध ना करके अपना जो है समस्या का समाधान युद्ध के बजाय बातचीत करके, दोनों देश आपस में मिल के बातचीत करके इसका समाधान निकालें, इसी को बोलते हैं शांति। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे संघर्ष की अनुपस्थिति, संवाद, समझ और सहयोग का अस्तित्व। अगला है शांति शिक्षा क्या है? व्हाट इज पीस एडुकेशन? तो शांति शिक्षा का अर्थ है दोस्तों मानव अधिकारों पर आधारित शांति की संस्कृति को विकसित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा लास्ट अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान क्या है? व्हाट एंटाइटल्स, एक मिनट रुकिएगा, चलिए
क्वेश्चन क्या था कि वन व्हाट एंटेल्स द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि विवादों का शांतिपूर्ण समाधान क्या है। तो ऑप्शन ए, विवादों के पक्षों के बीच बातचीत। बिल्कुल, बातचीत करके हम शांतिपूर्ण समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो नेगोटिएशन बिटवीन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है विवादों के बारे में, यहाँ पे है विवादों के बारे में न्यायिक समाधान का परिणाम, ये नहीं है। और नेक्स्ट है बातचीत और न्यायिक समाधान, संभावित तरीके, श्रृंखला। तो देखिए ये जो एक नंबर है ये इसी में इंक्लूड हो गया है, ये जो बातचीत वाला है ये देखिए सी नंबर में ही इंक्लूड हो गया है कि बातचीत और न्यायिक समाधान संहिता, संभावित तरीकों की श्रृंखला। ठीक है, ये बी नंबर और ए नंबर दोनों जोड़ के सी नंबर को तैयार किया गया है। ठीक है, यानी कि ये दोनों, या फिर यहाँ पे अगर ये नहीं होता सी नंबर तो हम लोग बोल सकते हैं ए और बी दोनों। दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन वायलेंस। ठीक है, व्यू ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी क्या बोलते थे, अहिंसा, नॉन वायलेंस। ठीक है, महात्मा गांधी का अहिंसा। तो ये जो है हम लोग यूनिट 7 बाद में करेंगे, आज बस इतना ही काफ़ी ज़्यादा हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरा। तो जितने भी लोग हैं सबको नोट कर लीजिए। दोस्तों अभी तक जो देख रहे थे और सुन रहे थे मुझे ही सुन रहे थे। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आपका एक पेपर होता है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। नेक्स्ट है इंग्लिश एंड लैंग्वेज का कम्युनिकेशन। ठीक है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश, ये पेपर। उसके बाद आपका एक मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये 3 पेपर सभी के लिए कंपलसरी है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं सभी का। ठीक है, 6-7 सेट करके, और जितने भी मेरे पास बचे हैं सब मैं अपलोड कर दूंगा। साथ ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले सभी दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग देख लीजिएगा एंड पूरी तरीके से तैयारी करके जाइए, एकदम गर्दा धुआं धुआं कर दीजिए एग्ज़ाम को। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में बोला जाता है कि सब्जेक्टिव, सिलेबस क्या करता है, बोलता है सब्जेक्टिव देंगे, और जब एग्ज़ाम में होता है तब वो ऑब्जेक्टिव कर देते हैं। इसलिए सब्जेक्टिव फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों में आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, बाकी मैं सब्जेक्टिव का कंटेंट बहुत ही जल्द देने वाला हूँ आप लोगों को। देखिए मेरा भी एग्ज़ाम होता है, क्या बताएं, एग्ज़ाम और पढ़ाई और काम, बहुत सारा प्रेशर होता है। कोई बात नहीं, सबका संतुलन करके चलना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों। पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं चैनल में तो क्या करना है आपको जानते ही हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक शेयर। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप नहीं करने का मन है तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय वीडियो को देखने के लिए।